और तुगलक डायनेस्टी से रिलेटेड दो चीजें मैंने आपसे बताई थी। ये सबसे लंबे वक्त तक रूल कर रही है दिल्ली सल्तनत में, तीसरी डायनेस्टी है, थर्ड डायनेस्टी है, सबसे लंबे वक्त तक रूल कर रही है, और इनफैक्ट सबसे ज्यादा एरिया इसी के कंट्रोल में है। पूरी दिल्ली सल्तनत के दौरान सबसे ज्यादा एरिया तुगलक डायनेस्टी के कंट्रोल में है, स्पेशली इट्स रूलर मोहम्मद बिन तुगलक, और स्पेसिफिक हो जाएंगे तो मोहम्मद बिन तुगलक के अंडर में, राइट। तो मैंने अभी आपको बताया कि द डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय गियासुद्दीन तुगलक एंड गियासुद्दीन तुगलक रिमेन्स द रूलर फॉर 5 years, 5 सालों तक ही रूलर रहता है ये। एक एक्सीडेंट में इसकी डेथ हो जाती है। सो इस कंटेक्स्ट में सिर्फ फाउंडर का नाम याद रखिए, बट ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड गियासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली में एक नया सेटलमेंट स्टैब्लिश किया, एक नया फोर्ट स्टैब्लिश किया, एंड इट इज नोन एज सिटी ऑफ तुगलकाबाद। ही फाउंडेड द सिटी ऑफ तुगलकाबाद एट दिल्ली, फाउंडेड द सिटी ऑफ तुगलकाबाद। ठीक है, तो इससे बस एक चीज याद रखिएगा, बाकी एक एक्सीडेंट के दौरान इसकी डेथ हो जाती है 1325 में, एंड द कंट्रोल विल बी टेकन बाय हिज सन जौना खान, who will rule by the name of Muhammad bin Tughlaq. मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, अब इसको हम काफी डिटेल में देखेंगे, मोहम्मद बिन तुगलक को, ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट है। तो पहली चीज जो आपको जहन में रखनी है वो तो यही कि इसका नाम जौना खान था, हिज नेम वाज जौना खान। ठीक है, एंड सेकंड, स्कॉलर्स ने इसको कुछ टाइटल्स दिए हैं, दो कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट में लिख रहा हूं यहां पे, एंड आई टेल यू व्हाई। ही इज नोन एज मैड सुल्तान, पागल सुल्तान, एंड मिक्सचर ऑफ अपोजिट्स, मिक्सचर ऑफ अपोजिट्स में मीन्स ही वॉज ऑफ अ कॉन्ट्रेडिक्टरी नेचर। कुछ चीजें उसकी बहुत समझदारी भरी होती थी और कुछ चीजें बहुत बेवकूफी भरी होती थी। तो ये स्कॉलर्स ने इसको दो टाइटल दिए हैं, मैड सुल्तान, पागल सुल्तान का, और मिक्सचर ऑफ अपोजिट्स का। अक्सर ये आपके एग्जाम में पूछता है, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर इज नोन एज मैड सुल्तान। ये एक स्टेटमेंट हो गया। दूसरा स्टेटमेंट, he was one of the most learned scholar of his time। अपने वक्त का ये सबसे पढ़ा लिखा बंदा माना जाता है, मोहम्मद बिन तुगलक। तो देखो ये दोनों ही स्टेटमेंट्स कॉन्ट्रेडिक्टरी हैं। सबसे पढ़ा लिखा है, मोस्ट लर्नेड, इसका आंसर भी मोहम्मद बिन तुगलक होगा, और मैड सुल्तान, इसका आंसर भी मोहम्मद बिन तुगलक होगा। अब मैड सुल्तान इसको क्यों कहा जाता है? बिकॉज ऑफ हिज सर्टेन पॉलिसीज। टोटल 4-5 पॉलिसी डिसीजंस हैं इसके, जो पर्पस या उसके पीछे की आइडियोलॉजी, उसके पीछे की सोच तो अच्छी थी, प्रैग्मेटिक थी, प्रोग्रेसिव थी, बट उसका इंप्लीमेंटेशन प्रॉपर नहीं हो पाया। सो पॉलिसी जो डिसीजन लिया उसने, डिसीजन वाज गुड, डिसीजन वाज वाइज, बट इंप्लीमेंटेशन काफी हेस्टी था, प्रॉपरली नहीं हो पाया। दैट्स व्हाई मिक्सचर ऑफ अपोजिट्स। अब उसके एक दो पॉलिसी डिसीजंस को जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट है, उसको मैं डिस्कस कर देता हूं यहां पे। द फर्स्ट वन वाज द ट्रांसफर ऑफ कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू देवगिरी। द ट्रांसफर ऑफ कैपिटल, और ये एग्जाम में अक्सर पूछता है, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू देवगिरी।
और देवगिरी का इसने नाम चेंज करके दौलताबाद रख दिया, राइट। और ये डिसीजन अराउंड, ये चीजें अराउंड 1327 से 29 के बीच में हो रही हैं, ये ट्रांसफर वगैरह, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया कि मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे सल्तनत की जो पहुंच है वो पूरी नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया को भी कवर कर रही है, ठीक है। तो टू कंट्रोल साउथ इंडिया इट वाज वेरी डिफिकल्ट फ्रॉम दिल्ली। उस जमाने में मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इतना अच्छा नहीं था, तो उसने डिसाइड किया कि हमारी पोजीशन जो होनी चाहिए एक सेंट्रल पोजीशन होनी चाहिए। महाराष्ट्र की आपको मालूम है एक सेंट्रल पोजीशन है, तो इसने चूज किया कि ठीक है देवगिरी को हम अपना कैपिटल बनाएंगे, एंड ही स्टार्टेड टेकिंग डिसीजन इन दिस डायरेक्शन, राइट। बट इंप्लीमेंटेशन वाज नॉट डन, क्योंकि इसकी जो सोच थी, इसके जो ऑफिसर्स थे उनकी सोच इस लेवल की नहीं थी। द डिसीजन वाज रिसेंटेड, और जो दिल्ली के लोग थे वो दौलताबाद जाना नहीं चाहते थे, उनके साथ जोर जबरदस्ती किया गया। बट फाइनली एट द एंड ये डिसीजन जो है वो फेल हो गया, मींस इंप्लीमेंटेशन फेल हो गया, और वापस अराउंड 1334 के अराउंड इन्हें वापस दिल्ली आना पड़ा, ठीक है। तो ये एक इसका डिसीजन था जो कि फेलियर साबित हुआ, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू देवगिरी और दौलताबाद। द सेकंड decision was the issue of token currency, issue of token currency, और इसका जो टोकन करेंसी का मटेरियल था वो कॉपर था, ठीक है। तो ये डिसीजन था क्या एक्चुअली, इसका बैकग्राउंड क्या है। स्कॉलर्स बिलीव कि इस वक्त जिस वक्त तुगलक डायनेस्टी का रूल है इंडिया में, उस वक्त पूरी दुनिया में ही सिल्वर का शॉर्टेज था, और आपको मालूम है कि इंडिया में तो वैसे भी सिल्वर माइंस नहीं है ना। तो ही टुक अ डिसीजन कि फॉर ट्रेडिंग पर्पस अगर आपको करेंसी यूज ही करनी है तो आप सिल्वर के बजाय कॉपर करेंसी यूज करिए। मींस इंस्टेड ऑफ सिल्वर यू कैन यूज कॉपर करेंसी। ये जो टोकन करेंसी इशू कर रहा है आप इसको यूज करिए, और इसकी वैल्यू सेम होगी किसके बराबर, सिल्वर के बराबर, ठीक है। तो ठीक है, प्रैग्मेटिक डिसीजन है, हालात के हिसाब से इसने डिसीजन लिया था। बट आपको मालूम है कि आज के जमाने में जब हमारी करेंसी में इतनी सारी सेफ्टी फीचर्स होते हैं तब भी डुप्लीकेट करेंसी बनती है, फेक करेंसी बनती है। उस जमाने में भी यही हुआ, ये टोकन करेंसी घरों में बनाने लगे लोग, और उसके बदले में ये सिल्वर उतने वैल्यू की सिल्वर ले लेते थे रॉयल ट्रेजरी से। तो इससे इसको काफी नुकसान हो गया, इवेंचुअली इसको टोकन करेंसी को विड्रॉ करना पड़ा। तो इनफैक्ट दिस डिसीजन वाज आल्सो अ फेलियर। सो ये दो इंपॉर्टेंट इसके जो पॉलिसी डिसीजंस थे वो फेलियर साबित हुए। इसके पीछे की सोच अच्छी है ना, प्रैग्मेटिक है, बट इंप्लीमेंटेशन प्रॉपर नहीं हो पाया। दैट्स व्हाई ही इज कंसिडर्ड अ मिक्सचर ऑफ अपोजिट्स और वाइज फूल्स, और कुछ लोग इसको मैट सुल्तान, कुछ स्कॉलर्स इसको मैट सुल्तान बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसके 3 डिसीजंस और हैं, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उतने रेलिवेंट नहीं है, बट मैं लिख देता हूं। प्लान ऑफ खुरासान एक्सपेडिशन। खुरासान जो है ये आपके वेस्टर्न एशिया का एक पार्ट है, और इसका प्लान था कि अब एक्सपेंशन उस तरफ होना चाहिए, किस तरफ, नॉर्थ वेस्ट की तरफ होना चाहिए। इंडिया का मेजर पोर्शन इसने ऑक्युपाई कर लिया था, तो ठीक है, अच्छी सोच थी कि अब बढ़ना किधर चाहिए, नॉर्थ वेस्ट की तरफ बढ़ना चाहिए। इसके लिए इसने एक आर्मी एस्टैब्लिश की, आर्मी फाउंड किया और उसको ट्रेन किया उस पर्पस के लिए, बट ड्यू टू सर्टेन रीजंस ही कुड नॉट कंटिन्यू विद द एक्सपेडिशन। तो ये भी एक फेलियर ही रहा। उसी तरीके से एक और इसने एक्सपेडिशन किया था, कराची एक्सपेडिशन। अनसक्सेसफुल। कराची एक्सपेडिशन क्या है, ये हमारा जो आज का उत्तराखंड रीजन है या हिमाचल प्रदेश का रीजन है, आपको मालूम होगा कि उस माउंटेनियस रीजन से यू हैव नंबर ऑफ पासेस, कई सारे माउंटेन पासेस हैं जिसके थ्रू आप तिब्बत या चाइना के रीजन में
एंटर कर सकते हैं। तो फॉर सेफ्टी पर्पस, फॉर द सिक्योरिटी ऑफ हिज सल्तनत, उसने उस एरिया पे कंट्रोल करने का प्लान किया और वहां पे अपनी आर्मी भेजी। बट एज यू आर अवेयर, दीज आर लैंड फोर्सेस, ये प्लेन्स में लड़ने के लिए इसकी आर्मी ट्रेंड है, ना कि पहाड़ों में लड़ने के लिए। तो शुरुआती दौर में तो उनको अच्छी बढ़त मिली वहां पे, बट इवेंचुअली जब एक बार सर्दियों का मौसम आया और बर्फ गिरने लगी वहां पे, तो इसकी पूरी की पूरी आर्मी उसमें खत्म हो गई। तो ये भी एक तरीके से सोच अच्छी थी, उस एरिया पे कंट्रोल हो जाता तो उस साइड से जो पासेस से इनकर्शंस हो सकते थे उस पे कंट्रोल हो सकता था। बट इवेंचुअली प्लान सही नहीं हो पाया, इंप्लीमेंटेशन सही नहीं हो पाया, तो उसकी आर्मी वहां पे खत्म हो गई। ठीक है, सो दीज आर सम ऑफ द डिसीजंस व्हिच ही टुक एंड इट एंडेड अप इन अ फेलियर। एक और डिसीजन था, इसने इंक्रीज ऑफ टैक्स इन दोआब रीजन। नॉर्थ इंडिया का दोआब किसको कहते हैं? दोआब कहते हैं दो नदियों के बीच की जगह। जैसे जो नॉर्थ इंडिया का दोआब है, इट इज बेसिकली बिटवीन द रिवर गंगा एंड यमुना। तो गंगा एंड यमुना के बीच की जो लैंड है काफी फर्टाइल है और इंडिया के सबसे फर्टाइल लैंड्स में से आता है, जाहिर सी बात है। तो उसने इस एरिया में टैक्स को इंक्रीज करने का डिसीजन लिया, है ना, क्योंकि फर्टिलिटी ज्यादा है, प्रोडक्शन ज्यादा है, तो उसने सोचा कि इस एरिया पे टैक्स ज्यादा होना चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली जब ये डिसीजन इसने लिया, उस वक्त इस एरिया में, दोआब रीजन में, नॉर्थ इंडिया के रीजन में उस वक्त अकाल पड़ गया, फैमाइन आ गया, है ना। और फिर अब टैक्स इंक्रीज कर गया, तो ऑलरेडी फैमाइन आया हुआ है, पुराना टैक्स तो वो दे नहीं पाएंगे, नया टैक्स अब कहां से देंगे, राइट। बट इसने फोर्स किया उस चीज के लिए, ज्यादा टैक्स देने के लिए फोर्स किया, तो उससे काफी प्रॉब्लम हुई, नॉर्थ इंडिया में काफी प्रॉब्लम हुई और ये काफी अनपॉपुलर हो गया, है ना। एनीवेज, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से थ्रू दीज पॉलिसीज ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक, दैट इवेंचुअली इसकी सोच या इसका जो विजन था दैट वाज गुड, है ना, बट उसको प्रॉपरली इंप्लीमेंट नहीं कर पाया, है ना। दैट्स व्हाई ही इज कंसिडर्ड अ मैड सुल्तान। अब आप अपने एग्जाम के लिए एटलीस्ट दो चीजें तो जरूर याद रखना, है ना। ये ट्रांसफर ऑफ कैपिटल कहां से कहां हो रहा है? दिल्ली आपको याद रहेगा देवगिरी हो रहा है, और देवगिरी का नाम इसने क्या रखा? दौलताबाद रखा, ठीक है। और टोकन करेंसी इशू किया था। टोकन करेंसी क्या होता है? टोकन का मतलब होता है किसी के बदले में, फॉर एग्जाम्पल आपके, हम जो करेंसी यूज करते हैं, सपोज करो 2000 का नोट है ना, तो 2000 के नोट जो पेपर है वो 2000 के नोट का, उसकी वैल्यू 2000 तो है नहीं, है ना। तो वो भी एक तरीके की टोकन करेंसी हुई। उस पे आरबीआई का गवर्नर हमें प्रॉमिस कर रहा है कि आपको इस कागज के टुकड़े के बदले में 2000 की वैल्यू की चीजें मिलेंगी, है ना, या 2000 रुपए की वैल्यू मिलेगी। तो वो भी तो एक तरीके की टोकन करेंसी हुई, राइट। तो उसी तरीके से इसने भी एक टोकन करेंसी इशू किया, क्या? कॉपर का, कि इस कॉपर के बदले में आपको सिल्वर मिलेगा, ठीक है। तो ये दो चीजें जो हैं आप अपने एग्जाम के लिए अपने जहन में रखिएगा। तो अब मोहम्मद बिन तुगलक के से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स। मोहम्मद बिन तुगलक ही मेड अपॉइंटमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ टैलेंट, अपॉइंटमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ टैलेंट, ठीक है। ये पॉसिबली दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान है जो टैलेंट के बेसिस पे पोजीशन दे रहा है, ऑफिसर को पोजीशन टैलेंट की बेसिस पे दे रहा है, ना कि उसकी फैमिली के बेसिस पे। इससे पहले जो भी ऑफिसर्स होते थे या जो भी इंपॉर्टेंट पोस्ट होते थे वो फैमिली लीनियज के बेसिस पे, तुर्क है तो दे दिया, अफगान है तो दे दिया, टर्को अफगान है तो दे दिया, है ना। वहां पे टैलेंट का कोई बहुत ज्यादा रोल नहीं था। बहरहाल हम बात कर रहे हैं मोहम्मद बिन तुगलक के, और मैंने बताया कि ही मेड अपॉइंटमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ टैलेंट, पर्सनल टैलेंट के बेसिस पे ये अपॉइंटमेंट्स करता था। और इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है द ट्रैवलर इब्न बतूता। इब्न बतूता वाज अफ्रीकन ट्रैवलर, ये मोरक्को से आया था, मोरक्कन ट्रैवलर, और ही वाज हैविंग अ गुड नॉलेज ऑफ इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस, इस्लामिक लॉज के अच्छी नॉलेज थी इसको। सो ही वाज अपॉइंटेड एज द काजी ऑफ दिल्ली, काजी ऑफ
Delhi. Based on his talent, Muhammad bin Tughlaq appointed him as the Qazi of Delhi. अब इब्न बतूता से रिलेटेड एक चीज आपको याद रखना है, इसकी एक बुक है रहला, और ये आपके एग्जाम में अक्सर पूछती है, और ये बुक आपको याद रहे इसके लिए आपको एक होमवर्क दे रहा हूं मैं। आप जरा इस बुक को सर्च करिएगा कि ये बुक किस लैंग्वेज में है और इसका कंटेंट क्या है। कंटेंट का मतलब ये नहीं कि किताब पढ़ने बैठ जाना, बस एक ओवरव्यू लेना कि रहला जो है इसमें क्या दिया हुआ है। जैसे मैंने आपको किताबुल हिंद बताया था, किताबुल हिंद अरबी में लिखी हुई है, अल-बरूनी ने लिखी है, और उसमें इंडिया के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, ठीक है, इन शॉर्ट। तो आप देखिएगा कि रहला ये किस लैंग्वेज में है, अरबी में है, पर्शियन में है, ठीक है, और इसका कंटेंट क्या है, इसमें किस चीज की बात की हुई है, ठीक है। बहरहाल एग्जाम के लिए एक पॉइंट आप याद रखिएगा कि ये किसने लिखा है, इब्न बतूता ने लिखा है। इब्न बतूता कौन है? एक अफ्रीकन ट्रेवलर है, अफ्रीका से आया हुआ है, अफ्रीका में एक जगह है मोरक्को, वहां से आया हुआ है, और इसको दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया, दिल्ली का काजी बनाया गया। किसके टाइम पीरियड में? मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड में, ठीक है। सेकेंड एस्पेक्ट, Muhammad bin Tughlaq is known for his religious tolerance. He is known for his religious tolerance, ठीक है ना। अलग अलग धर्मों के व्यूज को जानने के लिए ये he used to enter into conversations with different scholars belonging to different religion. हिंदू योगीज या जैन धर्म के स्कॉलर्स, फॉर एग्जांपल सबसे फेमस है जून प्रभु सूरी, है ना, ये जैन स्कॉलर्स थे जो मोहम्मद बिन तुगलक से कन्वर्सेशन करते थे। सो ही इज नोन फॉर हिज रिलीजियस टॉलरेंस, एंड इन दिस रिगार्ड ही वाज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली, दिल्ली का पहला सुल्तान है who participated in the festival of Holi. जो होली के फेस्टिवल में पार्टिसिपेट कर रहा है, होली सेलिब्रेट कर रहा है। इसकी इस पॉलिसी को मुगल्स और इलेबोरेट करेंगे। मुगल्स के टाइम पे तो खैर ये सारी चीजें बहुत ज्यादा हो जाएंगी, बट यहां पे ये एक शुरुआत कर रहा है। इसको आप अपने दिमाग में रखिएगा कि ही इज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली टू पार्टिसिपेट इन द फेस्टिवल ऑफ होली। और डिफरेंट धर्मों के लोगों से, डिफरेंट रिलीजन के लोगों से ये बातें करता है, डिस्कस करता है और जानने की कोशिश करता है उनके रिलीजन के बारे में, ठीक है। नाउ अब एक चीज मैंने बताई थी अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कि उसने लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म्स किए थे या लैंड रिफॉर्म्स किए थे, और मींस अपने रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए जाहिर सी बात है लैंड मेजरमेंट करवा रहा था, है ना। उसका पूरा कंटेक्स्ट मैंने पिछले लेक्चर में दिया था। बट उसने एग्रीकल्चर को इंप्रूव करने के डायरेक्शन में नहीं सोचा। उसको लगा कि ज्यादा जमीन होगी तो उसे हमें ज्यादा लगान मिलेगा, है ना। मोहम्मद बिन तुगलक ये पहला सुल्तान है टू वर्क फॉर द इंप्रूवमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, इंप्रूवमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। इसका मतलब यह हुआ कि एक तो जमीन ज्यादा कर लो तो ज्यादा रेवेन्यू मिलेगा, या तो जमीन की प्रोडक्टिविटी को बढ़ा दो। पहले अगर जमीन की प्रोडक्टिविटी 100 रुपए थी और आपको उसका लगान 10 रुपए मिल रहा है, तो अगर प्रोडक्टिविटी 1000 हो जाएगी तो उसका लगान आपको 100 रुपए मिलेगा, अगर आपका रेट ऑफ टैक्स 10% है, ठीक है। तो ये पहला सुल्तान है जो सोच रहा है कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी बढ़ा के मैं अपने रेवेन्यू को बढ़ाऊं, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में इनफैक्ट इसने एक डिपार्टमेंट ही बनवा दिया, दीवाने कोही। दीवाने कोही, दीवाने कोही क्या है? इट इज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, और ये एग्रीकल्चरल लोन्स देने लगा। He gave agricultural loans, इसको ताकावी लोन्स कहते हैं, ताकावी लोन्स, या इसको सोनधार भी कहते हैं, सोनधार, है ना।
जिन जिन फार्मर्स को जरूरत है उनको ये लोन्स अवेलेबल कराता था, ताकि ज्यादा से ज्यादा एग्रीकल्चर हो सके, बेहतर एग्रीकल्चर हो सके। ठीक है। और अगर बाई चांस कोई अकाल वगैरह पड़ जाए, किसी तरीके की नेचुरल कैलामिटी आ जाए, तो इसने एक फेमाइन कोड भी दिया था कि उस केस में, उस कंटेक्स्ट में क्या करना है। ही गेव ए फेमाइन कोड कि जब अकाल आ जाए तो उस अकालग्रस्त जो किसान है उनको कैसे रिलीफ दिया जाए, कैसे उनको हेल्प की जाए। सो दीज ऑल थिंग्स आर हैपनिंग ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है। अब एक चीज और यहां पे शुरू हो रही है जो आपको आगे चल के देखेंगे कि बहुत सारे स्पेशली मुगल के टाइम में, इनफैक्ट इसका जो सक्सेसर है उसके टाइम में भी, कि ट्रांसलेशन वर्क हो रहे हैं, है ना। जो यहाँ की नेटिव बुक्स हैं, संस्कृत बुक्स हैं, उसका ट्रांसलेशन पर्शियन में हो रहा है। तो इस दौरान उसकी हमें थोड़ी थोड़ी शुरुआत देखने को मिल रही है, ट्रांसलेशन वर्क स्टार्ट हो रहा है। इनफैक्ट एक बुक है तूतीनामा, तूतीनामा, तूती का मतलब तोता होता है, पैरट, बुक ऑफ पैरट। ये एक स्टोरी बुक है और ओरिजिनली ये संस्कृत में थी, ओरिजिनली ये संस्कृत में थी। इसके टाइम पीरियड में, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड में, इसको पर्शियन में ट्रांसलेट किया गया, इसको पर्शियन में ट्रांसलेट किया गया एंड इट वाज ट्रांसलेटेड बाय नक्शाबी, एक स्कॉलर है नक्शाबी। ही ट्रांसलेटेड द बुक इनटू पर्शियन। दिस इज स्टोरी बुक, आई बिलीव टोटल इसमें 52 स्टोरीज हैं। तो ये ट्रांसलेशन वर्क जो यहाँ पे शुरुआत हो रहा है, हम देखेंगे कि आगे चल के ये काफी एक्सटेंसिव हो जाएगा। तो आप एक चीज रियलाइज कर रहे होगे कि मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड में कुछ चीजों की शुरुआत हो रही है जो आगे चल के और इलेबोरेट होंगी जब स्टेबल होगा, स्पेशली मुगल पीरियड में, तो ये सारी चीजें और इलेबोरेट होंगी। ठीक है। एंड that's it. I think that's more than sufficient as far as Muhammad bin Tughlaq is concerned. He died in the year 1351. 51 में इसकी डेथ हो रही है and he was buried in तुगलकाबाद फोर्ट, दिल्ली में ही तुगलकाबाद फोर्ट में इसको दफना दिया गया। फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, इसका टाइम पीरियड है 1351 टू 88, है ना। अब मैंने बताया कि मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड में उसके बहुत सारे डिसीजन जो हैं वो फेल हो जाते हैं, है ना। तो फॉर एग्जांपल, जो दिल्ली से दौलताबाद ट्रांसफर होने का डिसीजन था, दैट वाज नॉट फेवरेबल फॉर द पीपल ऑफ दिल्ली। दिल्ली के लोग उस ट्रांसफर के दौरान बहुत परेशान होते हैं, काफी सारे लोग मर भी जाते हैं, मींस उनको काफी दिक्कत होती है। तो दिल्ली के लोग कौन थे? दिल्ली के लोग इलीट्स थे, है ना, जो सल्तनत से जुड़े हुए थे, रॉयल फैमिलीज थी, है ना। तो पहला जो क्लास इससे नाराज हुआ वो कौन था? नोबिलिटी। ठीक है। दूसरा, मोहम्मद बिन तुगलक जो है, मैंने बताया कि वो काफी रिलीजियसली टॉलरेंट था, है ना। अलग अलग धर्मों के लोगों को उसके साथ उसके संबंध थे, और ही वाज बेसिकली ट्राइंग टू क्रिएट ए कंपोजिट कल्चर, राइट। तो जाहिर सी बात है उससे उलेमा भी नाराज थे, है ना, जो रिलीजियसली कंजर्वेटिव हैं वो भी नाराज थे। अब दोआब में टैक्स बढ़ा दिया, है ना, दोआब में टैक्स बढ़ा दिया, तो किसान भी नाराज हैं। ठीक है। आर्मी के कंटेक्स्ट में आप देखिए अगर, कि भाई आर्मी बना रहा है, डिसबैंड कर रहा है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, तो वो जो मिलिट्री लीडर्स थे, बेसिकली नोबल्स ही थे, वो लोग भी कहीं ना कहीं नाराज हैं। तो ये 3-4 ग्रुप जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी सुल्तान के लिए। तो फिरोज शाह तुगलक के कंटेक्स्ट में आप ये समझिए कि ही फॉलोड द पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट।
he followed the policy of appeasement. अपीजमेंट का मतलब क्या हुआ? खुश करना। जो लोग मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड में किसी वजह से परेशान हुए हैं, नाराज हैं, उनको खुश करने के लिए ये फिरोज शाह तुगलक ही टेक्स स्टेप। इस चीज को जहन में रखिएगा। इसकी जितनी पॉलिसीज हैं उसका बैकग्राउंड आपको इसी में मिल जाएगा। ठीक है, तो आम लोग परेशान तो थे उस टाइम पे। नाउ फिरोज शाह तुगलक, his state was based on वेलफेयर पॉलिसी। लोगों को खुश करने के लिए, लोगों को अपने फेवर में लाने के लिए इसने कौन सी पॉलिसी अपनाई? वेलफेयर पॉलिसी अपनाई। जैसे वेलफेयर पॉलिसी मतलब आम लोगों, जो लोग निचले उसके हैं, उनको ही हेल्प करने के लिए। तो इस कंटेक्स्ट में पहला, ही एस्टैब्लिश्ड ए डिपार्टमेंट, दीवाने खैरात। क्या बनाता है? दीवाने खैरात। खैरात का मतलब चैरिटी, दान दक्षिणा, है ना। जिन लोगों को जरूरत है, जरूरतमंद है, उनको खैरात देना, जाद, चैरिटी करना, दीवाने खैरात। ठीक है, डिपार्टमेंट फॉर द पुअर्स, गरीब लोगों के लिए। इसी तरीके से दीवाने इश्तियाक, दीवाने इश्तियाक पेंशन का डिपार्टमेंट है। जो जरूरतमंद हैं, ओल्ड एज हैं, उनको पेंशन का प्रोविजन इसने शुरू किया। ठीक है, बूढ़े लोग हैं, जो नौजवान हैं, उनके लिए ही ओपनड एन एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो, है ना, नौकरी के लिए ही ओपनड एन एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो। इसी कंटेक्स्ट में ही established a hospital at Delhi, hospital at Delhi, दारुल शिफा, दारुल शिफा, एक पब्लिक हॉस्पिटल दिल्ली पे, जो बीमार हैं उनके लिए ही विल। सो व्हाट ही इज ट्राइंग टू डू, जो आम लोग हैं, जो आम जनता है, उसको खुश करने के लिए ये एक वेलफेयर पॉलिसी अपना रहा है। और ये कीवर्ड आप याद रखिएगा अपने एग्जाम के लिए। वेलफेयर पॉलिसी दिल्ली सल्तनत में रूलर्स का अगर पूछेगा तो वो किसके लिए, किसके कंटेक्स्ट में आता है? फिरोज शाह तुगलक के कंटेक्स्ट में आता था। एग्जांपल्स मैंने आपको दे दी। ठीक है, इसी तरीके से अपार्ट फ्रॉम वेलफेयर पॉलिसी, he was a good builder, he was a good builder। ये दूसरा कीवर्ड है जो आप फिरोज शाह तुगलक के कंटेक्स्ट में याद रखेंगे। Who among the following rulers was a good builder? ठीक है, अब गुड बिल्डर के कंटेक्स्ट में सबसे पहले तो भाई he built cities, शहर बनवाए। जौनपुर, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, हिसार। ठीक है, आपके एग्जाम में अक्सर ये पूछता है कि जौनपुर शहर किसने बनवाया। ठीक है, सो ही बिल्ट सिटीज, जौनपुर, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, हिसार। Apart from that, he built a number of canals, नहर। नॉर्थ इंडिया में बहुत सारे नहर खुदवाए फॉर इरिगेशन, तो आपने मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे जो देखा था कि वो एग्रीकल्चर को इंप्रूव करने की कोशिश कर रहा है, तो उससे इसने एक स्टेप और आगे ले गया और इरिगेशन के लिए कैनाल्स वगैरह खुदवाए और हॉर्टिकल्चर को प्रमोट किया। He promoted horticulture।
हॉर्टिकल्चर क्या होता है? जो फल और सब्जियों की खेती होती है, फल और सब्जियों की खेती, उसको प्रमोट किया। ठीक है। इन दिस कंटेक्स्ट यू हैव टू रिमेंबर कि जो नॉर्थ इंडिया में हमारा जो पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी का जो रीजन है, वो काफी इससे फायदा हुआ। इस पॉलिसी से कैनाल्स जो इस रीजन में इसने खुदवाए, अपर गंगा कैनाल फॉर एग्जांपल, वो फिरोज शाह तुगलक के जमाने का ही है, तो उससे इस रीजन को काफी फायदा हुआ। ही ऑर्गेनाइज द स्लेवरी सिस्टम। अच्छा, इसमें मैं वो चीज रिपीट नहीं कर रहा हूं, ही वॉज ए गुड बिल्डर के कंटेक्स्ट में इसने बहुत सारे रिपेयर वर्क भी कराए थे ना। और मैंने बताया था कि कुतुब मीनार के कंटेक्स्ट में कि उसका जो 4th फ्लोर है उस पर लाइटनिंग स्ट्राइक हो जाता है, वो मैंने पहले लेक्चर में ही अपने डिस्कस किया था, हालांकि यहां लिख देता हूं, रिपेयर्ड वेरियस बिल्डिंग्स ऑफ दिल्ली, है ना, जिसमें आपका कुतुब मीनार भी था, वो मैंने काफी डिटेल में बताया था, कुतुब मीनार। ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट, ही ऑर्गेनाइज द स्लेवरी सिस्टम। ही ऑर्गेनाइज द स्लेवरी सिस्टम। अब कई बुक्स में आता है, जो गाइड्स वगैरह लोकल मार्केट में अवेलेबल है, कि ही स्टार्टेड द स्लेवरी सिस्टम। अरे भाई, स्लेवरी सिस्टम जब से इंसानियत चल रही है तब से स्लेवरी सिस्टम चल रहा है ना, बट ही ऑर्गेनाइज्ड इट। अब ऑर्गेनाइज्ड से मेरा क्या मुराद है? ही स्टार्टेड अ स्पेसिफिक डिपार्टमेंट फॉर स्लेव्स, दीवाने बंदगान। उसने एक डिपार्टमेंट बनवाया स्लेव्स के लिए, दीवाने बंदगान, है ना, और डिपार्टमेंट फॉर स्लेव्स। और इन स्लेव्स को उसने सल्तनत में यूटिलाइज किया, स्पेशली ये हालांकि गुड बिल्डर वाले में भी आना चाहिए। ही इस्टेब्लिश्ड a number of workshops, means कारखाना समझते हो, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, टोटल 36 कारखाने, 36 वर्कशॉप्स इसने बनवाए। और इन स्लेव्स को जो ऑर्गेनाइज किया था स्लेवरी सिस्टम को, उसमें उनको यूटिलाइज किया, इन वर्कशॉप्स में इन स्लेव्स को यूटिलाइज किया। ठीक है। तो दो क्वेश्चंस निकल के आते हैं, एक तो स्लेवरी सिस्टम से रिलेटेड, इसको ऑर्गेनाइज किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने किया था। डिपार्टमेंट कौन सा था? दीवाने बंदगान था। और ये कारखाने वगैरह जो हैं ज्यादा फिरोज शाह तुगलक के जमाने में बन रहे हैं। ठीक है। तो ये चीजें जो हैं आपको यहां पे याद रखना है। ही मेड दी इक्तादारी सिस्टम हेरिडेटरी। हेरिडेटरी का मतलब फैमिली पोजीशन हो गई। क्या हो गई? फैमिली पोजीशन हो गई। अगर बाप को इक्ता मिल रहा है तो वो इक्ता उसके बाद उसके बेटे को जाएगा, फिर उसके बाद उसके बेटे को जाएगा। तो देखो, अब बेटा टैलेंटेड है या नहीं है, उसको क्या मिल जाएगा? इक्ता मिल जाएगा। अब ये चीज नजर में रखो, पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट। ये जो नॉवेल्स नाराज थे, जो इसके ऑफिशियल्स नाराज थे, उनको खुश करने के लिए कर रहा है, बट बेसिकली इट विल वीकन दिस सिस्टम, है ना। जो काबिल लोग नहीं हैं वो भी अब सिस्टम में एंटर कर जाएंगे। ठीक है। सो ही मेड दी इक्तादारी सिस्टम हेरिडेटरी। नाउ एक और कंट्रोवर्शियल डिसीजन है इसका, ही सेपरेटेड जजिया टैक्स। जजिया इज अ रिलीजियस टैक्स। ही सेपरेटेड जजिया फ्रॉम खराज। और ये बेसिकली बुक्स में आता है कि ही स्टार्टेड दी जजिया सिस्टम। तो बेसिकली जजिया तो था ही, लेकिन वो जो लैंड टैक्स था, जो लैंड रेवेन्यू था, उसी का पार्ट हुआ करता था, है ना। बट इसने उसको सेपरेट कर दिया, एंड ही इम्पोज द टैक्स ऑन ब्राह्मण्स एज वेल। तो सेम चीज ध्यान में रखिए, इट इज ए पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट। जो उलेमा नाराज हैं
उनको खुश करने के लिए ये स्टेप ले रहा है। ठीक है, नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट, अब ट्रांसलेशन वर्क जो पिछले मैंने तूतीनामा का जो नाम लिया था, वहां पे ट्रांसलेशन वर्क शुरू हो रहा है। दिल्ली सल्तनत के दौरान मैक्सिमम ट्रांसलेशन ऑफ संस्कृत वर्क्स इनटू पर्शियन, दिल्ली सल्तनत के दौरान सबसे ज्यादा ट्रांसलेशन वर्क जो हो रहा है वो इसी के टाइम पीरियड में हो रहा है। ठीक है, अब एक चीज और, अपार्ट फ्रॉम दैट यू हैव टू यू कैन रिमेंबर दैट ही रोट एन ऑटोबायोग्राफी, ही रोट एन ऑटोबायोग्राफी, है ना, अपनी बायोग्राफी लिखी, फुतूहत फिरोज शाही, फिरोज शाही, है ना, ये ऑटोबायोग्राफी भी अपने एग्जाम के लिए आप याद रख सकते हो, है ना। ऑटोबायोग्राफीज कई सारी आएंगी पूरी मेडिवल हिस्ट्री में, तो उसमें से एक ये भी रेलिवेंट है, फतूहत फिरोज शाही। ठीक है, आई बिलीव दैट्स ऑल। 1388 में इसकी डेथ हो रही है एंड ही इज बरीड एट दिल्ली, हौज खास में इसको दफनाया गया इन दिल्ली, ही वाज बरीड एट दिल्ली इन हौज खास। ठीक है, तो फिरोज शाह तुगलक से रिलेटेड ये कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जो आपको अपने एग्जामिनेशन पर्पज से याद रखना है। तो देखिए, इसको तीन चीजें, तीन एक तरीके से कहिए एपिटेफ इसको दिए गए, तीन, पहला वेलफेयर पॉलिसी, दूसरा गुड बिल्डर, और तीसरा पब्लिक वर्क्स। ही इज नोन फॉर हिज पब्लिक वर्क्स, लोगों के लिए जो काम कर रहा है, ही इज नोन फॉर हिज पब्लिक वर्क्स, ही इज ए गुड बिल्डर एंड ही फॉलोड अ वेलफेयर पॉलिसी। ठीक है, ये तीन वर्ड्स आप फिरोज शाह तुगलक से याद रख सकते हैं फॉर योर एग्जाम। इस डायनेस्टी का लास्ट रूलर नसीरुद्दीन महमूद शाह, नसीरुद्दीन महमूद शाह। इसके टाइम पीरियड से बस एक चीज जहन में रखना कि एक इंपॉर्टेंट इवेंट हो रहा है, तैमूर का हमला हो रहा है इंडिया पे, तैमूर इन्वेडेड इंडिया इन द ईयर 1398। ये तुम अपने एग्जाम के लिए याद रखना, तैमूर का हमला इंडिया में किस वक्त हो रहा है, तुगलक डायनेस्टी के वक्त हो रहा है, रूलर कौन था, इसी का टाइम पीरियड है ये 1412, रूलर कौन था, नसीरुद्दीन महमूद शाह। अब ये जो तैमूर का हमला यहाँ पे इस पीरियड में हो रहा है और तैमूर का कंट्रोल हो जा रहा है नॉर्थ इंडिया के ऊपर, और फिर ये यहाँ से वापस चला जाता है, और जिन लोगों ने इसको हेल्प की रहती है इंडिया में, जिन लोगों ने इसको हेल्प किया रहता है, उसको वो डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस में, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे गवर्नर बना देता है, राइट। बट फ्यूचर में एक सेंट्रल एशियन आएगा जो इंडिया में मुगल एम्पायर का फाउंडेशन करेगा, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर इंडिया पे क्लेम करता है कि इंडिया पे अपना जो क्लेम स्टैब्लिश करता है वो यहीं से करता है, बिकॉज बाबर बिलोंग टू द फैमिली ऑफ तैमूर। तो जाहिर सी बात है तैमूर का इंडिया पे कंट्रोल था, तो उसने बोला कि ठीक है, इंडिया पे भी हमारा हक है। तो ये लीनियज मैं आपको यहाँ पे इंट्रोड्यूस इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जब मैं मुगल पढ़ाऊंगा, और अगले लेक्चर में मेरे ख्याल से मुगल की शुरुआत हो जाएगी, उस वक्त इस इंसिडेंट को आप याद रखिएगा
कि 1398 में एक इन्वेडर है तैमूर, जिसका हमला इंडिया पे हो रहा है, एंड दैट विल बिकम द क्लेम बेसिस फॉर क्लेम ओवर इंडिया बाय बाबर। ठीक है, अब तैमूर की हेल्प यहां पे कुछ लोगों ने की थी, मैंने बताया। उनमें से एक गवर्नर था, मुल्तान का गवर्नर खिज्र खान। मुल्तान का गवर्नर था, गवर्नर ऑफ मुल्तान खिज्र खान। ठीक है, तो तैमूर के लौटने के बाद खिज्र खान विल फाउंड दी सैयद डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी इन इंडिया। ठीक है, नाउ सैयद डायनेस्टी, द फोर्थ डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत इज सैयद डायनेस्टी। और इसके बारे में मैंने जिक्र किया अभी, दैट इट वाज फाउंडेड बाय खिज्र खान। ही वाज द गवर्नर ऑफ मुल्तान। अब देखिए, सैयद डायनेस्टी में टोटल 4 रूलर्स हैं, बट कुछ भी ऐसा रेलिवेंट नहीं है सैयद डायनेस्टी में जो आपके एग्जामिनेशन पर्पस के लिए मैं बता सकूं। एक बुक है तारीखे फिरोज शाही, सॉरी तारीखे मुबारक शाही, तारीखे मुबारक शाही यहिया बिन अहमद सरहिंदी का है। है ना, बट अब ये इतना डेप्थ का भी, इन डेप्थ का भी एमयू एंट्रेंस में तो नहीं पूछेगा। तो 4 जो रूलर्स हैं, खिज्र खान है, इसका बेटा है मुबारक शाह, और मुबारक शाह के ऊपर ही एक किताब लिखी गई है तारीखे मुबारक शाही। और मुबारक शाह के बाद मोहम्मद शाह, एंड देन अलाउद्दीन आलम शाह, अलाउद्दीन शाह। ये 4 सैयद डायनेस्टी में, बट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बिल्कुल भी रेलिवेंट नहीं है, राइट। बट ये जहन में रह सकते हो कि खिज्र खान जो है, ही वाज एसोसिएटेड विद तैमूर, तैमूर को हेल्प कर रहा है। और इन फैक्ट ये ही रूल्ड ओवर द दिल्ली सल्तनत एज ए डिप्यूटी ऑफ तैमूर। पहले तैमूर, फिर तैमूर के बेटे शाहरुख, तैमूर का बेटा था, ही बिकेम द रूलर आफ्टर तैमूर। तो पहले तैमूर और फिर उसके बाद शाहरुख के डिप्यूटी के फॉर्म में इसने इंडिया पे रूल किया, है ना। और जहां तक बात है इसके लास्ट रूलर की, the last ruler, he handed over the power voluntarily to a governor बहलोल लोदी, है ना। बहलोल लोदी को पावर ट्रांसफर हो जाती है, एंड बहलोल लोदी विल फाउंड द फर्स्ट अफगान डायनेस्टी इन इंडिया इन द फॉर्म ऑफ लोदी डायनेस्टी। यहां पे लोदी डायनेस्टी का फाउंडेशन कर रहा है। ठीक है, तो लोदी डायनेस्टी तो खैर हम नेक्स्ट लेक्चर में इंक्लूड करेंगे, और वहीं से फिर हम मुगल की भी शुरुआत करेंगे। सो दैट्स इट, आज के लिए इतना रहने देते हैं।